आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा से। दरअसल उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में हर साल रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस बार रथ यात्रा का आरंभ 16 जुलाई यानी कि गुरुवार से हो रहा है और इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ 3 अलग अलग रथों में सवार होकर अपनी मौसी के घर यानी कि गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं। इस रथ यात्रा में रथ की रस्सियां खींचने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से शामिल होते हैं। बता दें कि जगन्नाथ रथ यात्रा 24 जुलाई तक चलेगी और इस रथ यात्रा उत्सव के बीच ऐसी कई खास बातें हैं जो भक्तों को जाननी चाहिए और ऐसी ही जानकारियां जो हैं वो भक्त फिलहाल जानने के लिए जगन्नाथ मंदिर पहुंच भी रहे हैं। आपको बता दें कि जगन्नाथ रथ यात्रा का आरंभ हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से होता है। उड़ीसा के पुरी में मौजूद जगन्नाथ मंदिर से इस यात्रा की शुरुआत होती है। जगन्नाथ जी, बलराम और उनकी बहन सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथों को तैयार किया जाता है। बड़ी संख्या में भक्त इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं। देखिए, प्रभु जगन्नाथ के विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा ये उड़ीसा में एक पर्व है, उत्सव का माहौल है। और रथ यात्रा के लिए पुरी में हमने स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बहुत पुख्ता अरेंजमेंट किए हैं, जैसे कि 1000 से ऊपर डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ्स का डिप्लॉयमेंट, उसी के साथ ही साथ जगह जगह फर्स्ट एड सेंटर, एम्बुलेंस का डिप्लॉयमेंट। और सबसे बड़ा बात है कि हमने टेम्पररी हॉस्पिटल, 200 से अधिक का बेड का टेम्पररी हॉस्पिटल, आईसीयू की व्यवस्था, उसी के साथ बॉर्न यूनिट की व्यवस्था और हमारे एम्स के साथ एक बड़ा जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुपर स्पेशलिस्ट हैं उनका भी एक ग्रुप वहाँ आ रहे हैं। इसी के साथ ही साथ उड़ीसा प्रदेश में जितने भी बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं इनकी भी सहायता ले जा रही है। तो हमने पूरे तैयारी किए हैं और बाकी सब समर्पित है महाप्रभु जगन्नाथ के पास और उनको हमने ये समर्पित तौर पे इनका आशीर्वाद है कि ठीक ठाक से जगन्नाथ प्रभु का रथ यात्रा होगा। और हमने स्वास्थ्य विभाग इसके ऊपर प्रिपरेशन जोरदार है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे टीएमसी में लगातार हो रहे बिखराव को लेकर के। ममता बनर्जी जो है वो बीजेपी नेताओं के निशाने पर है। इस बीच टीएमसी के बिखराव को लेकर के बीजेपी नेता सैयद शहनवाज हुसैन जो है उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। देखिए, तृणमूल कांग्रेस से जो ममता बनर्जी के नेतृत्व में थी उसमें बिखराव हो गया है। उनके साथ न सांसद है, न विधायक है, न कार्यकर्ता है। और यहाँ संसद में भी 20 लोगों के गुट ने अलग से सीटें मांगी थी और स्पीकर साहब उस पर निर्णय करेंगे, क्योंकि 2/3 बहुमत से वो उस पार्टी से अलग हुए हैं और इसलिए उनका अधिकार भी बनता है। लेकिन फाइनल जो निर्णय है वो स्पीकर साहब करेंगे। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां पर संसद के मानसून सत्र से पहले बैठकों का दौर लगातार जारी है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के दोनों गुटों ने मंगलवार देर रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक की। एनसीपी के दोनों गुटों के नेताओं के फडणवीस से मिलने के बाद राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और ऐसे में सभी की नजरें शरद पवार के अगले कदम पर टिकी है। दावा किया जा रहा है कि शरद पवार के ज्यादातर सांसद और विधायक चाहते हैं कि पार्टी एनडीए का हिस्सा बने। हालांकि कुछ दिन पहले शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले ने एनसीपी के एनडीए में जाने की संभावनाओं को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। ऐसे में जब बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए में मानसून सत्र से पहले एक सांसद की गिनती हो रही है, तब शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी की अहमियत सुनेत्रा पवार की अगुवाई वाली एनसीपी से कहीं ज्यादा हो गई है। आपके पास गलत इंफॉर्मेशन है। जयंत राव पाटिल कल रात को सीएम साहब से मिले हैं, वो अलग विषय है। उनका जो चुनाव क्षेत्र से एक जो नगराध्यक्ष है पब्लिक इलेक्टेड, उनको वहाँ के कलेक्टर ने डिस्क्वालीफाई किया है गैर कानूनी तरीके से। उस बारे में अपनी बात लेकर जयंत राव पाटिल कल रात को सीएम साहब से मिले हैं। ये मेरी जानकारी है और कुछ नहीं है।
लाने के बारे में सोच अगर सरकार वापस वो बिल लाती है तो पूरा अपोजिशन इकट्ठा होकर उनको विरोध करेंगे। हमने जो उनको सूचनाएं की है इस प्रकार से बिल में आप थोड़ा दुरुस्ती करो, अमेंडमेंट करो, लेकर आइए। अगर उस हमारी बात मानी जाती है तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सर, आपने सुप्रिया सुले से बात की है, क्या कहा उन्होंने? सुप्रिया सुले जी आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर मीडिया के मन में जो प्रश्न है, जो सवाल है, उस बारे में मुझे लगता है खुलकर बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि सरकार या मुख्यमंत्री के खिलाफ में अगर आलोचना करते हैं तो उसको युद्ध न माना जाए। अच्छी बात है। बढ़ेंगे आगे। 15 जुलाई 2026 का दिन भारत और ब्रिटेन के व्यापारिक रिश्तों के लिए बेहद ऐतिहासिक है। दोनों देशों के बीच बहुप्रतीक्षित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA जो है वो आज से आधिकारिक तौर पर लागू हो गई है और इस समझौते के प्रभावी होने के साथ ही आयात और निर्यात पर लगने वाले भारी भरकम टैरिफ में बड़ी कटौती की गई है। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन से भारत आने वाले कई विदेशी उत्पाद अब काफी सस्ते दामों पर मिलेंगे। यह स्वागत योग्य कदम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो वैश्विक नीति है या हमारे भारत की जो वैश्विक नीति है और माननीय प्रधानमंत्री जी का व्यक्तिगत संबंध और संपर्क है, जिसके कारण कई मामलों में भारत आगे बढ़ रहा है और आज से FTA लागू हो रहा है, जिसके कारण कई सामानों का मूल्य भी कम होगा। यह स्वागत योग्य कदम। Commissioner Kank, would this facilitate more foreign direct investment into India? Does this agreement takes care of that? Would there be mechanisms in place for dispute resolution to sort of ease the minds of British investors when they think of India as a market to invest long term in? Yes, I mean it's again a very good question. We used to have an investment chapter in our FTA structures. We, under discussions with the government of India, removed it. And we removed it because it was felt that that belongs in a different ministerial responsibility, i.e. the Ministry of Finance. So shouldn't really be overseen in a Ministry of Commerce and Industries treaty. And so it was removed. Now, when we did a consultation of the UK before we went into FTA negotiations, we get a wish list of what everybody wants, whether it's ministers, whether it's industry, whether it's stakeholders. Right at the top of it was investment and what is it that can be done. It was at the time of Vodafone and Cairn and all these things were up in the air, and people were sort of saying, well, you know, for us to companies. I come from a private sector background, if you remember. I don't know if you know, I worked for a big pharmaceutical company. Yeah, I didn't want to name them, but yeah, that one. I was with them for 30 odd years, and big companies make risk assessments by themselves to say where is the return versus the risk, and people are making their judgments on India based on return and risk. It's a huge growth opportunity, and just a few months ago, I was at the inauguration of one of the large UK healthcare companies setting up a new site in Madhya Pradesh, new manufacturing site, a couple of £100 million worth of investment. They've taken that call and said, yeah, it's a good place to go. Now, what we were hoping for was to do in parallel with the FTA was a bilateral investment treaty. We used to have one, which was, should we say, annulled or terminated in 2017. That would have provided some degree of protection for future investments. And so that hasn't been completed in time. It'll be a work in progress still. We will carry on trying to achieve something in that area, because I think it will make a big difference that companies that have a little bit of reservation might then be feeling a bit more secure, and probably works both ways. You know, there are a lot of something like 1,000 companies have invested in the UK from India. Yep. And huge amounts of investment. In fact, India's been the second largest investor by projects for the last 4 or 5 years after the US. So there's a huge Indian interest to make sure there is some degree of protection investment for them.
So a bilateral investment treaty is still something which we're keen to progress at some point. But right now, we are where we are. We are meeting today just to briefly talk about India-UK CETA, which gets into operations from tomorrow, midnight of today and tomorrow. The entry into force of India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, we call it CETA, and the Double Contribution Convention on the 15th July 2026 is a defining moment in India's trade history. This is one of its first FTA of its kind, which establishes a future-oriented economic architecture between the two major economies of the world. This is also one of the most ambitious and aspirational FTAs of India, which we are operationalizing as till date. If you look at, we call it a gold standard and first of its kind FTA because of its wide sectoral coverage and deep reduction in both tariff and non-tariff barriers. The 30 chapters across which negotiations have taken place under this agreement extends well beyond conventional tariff liberalization to cover digital trade, government procurement, effective government procurement for the first time, SME, innovation, labor, environment and gender. It addresses both tariff and non-tariff barriers, and at the same time it addresses non-tariff through SPS and TBT measures that do not become unjustified trade restrictions for our businesses in future, while it also safeguards the India's sensitive sectors and areas like dairy, cereals, pulses, vegetables, gold and jewelry, smartphones, critical polymers, etc. So, in our perspective, this is deep, aspirational, one of its kind FTA, and at the same time brings in a good balance by protecting the sensitivities, deep sensitivities that we have got in some of our sectors. I will just touch upon the Double Contribution Convention, Agreement on Social Security, which is also a game changer for our services sector and skilled workforce. Indian employees and their employers contribute around 25% of salary to UK's national insurance system. Their contribution is like a tax of 25% as employees are unable to draw benefits. These are like sunk costs. DCC will ensure that worker will not need to pay double contribution towards their social security. They will benefit over 75,000 Indian workers and over 900 employers by exempting Indian professionals and their employers from these contributions in UK who stay up to 5 years. They can make these equivalent contributions in their social security accounts in India and get exempted from paying the same in UK. This is a big victory for our services sector. It will make our services sector more competitive, and at the same time I think it helps them recover and make good lot of the sunk cost which was there in the past. I think like every agreement there is a lot on trade facilitation and ease of doing business also, but one of the firsts that we are doing in addition to the EFTA agreement again here is the self-certification of rules of origin, which makes it more business friendly and easy for businesses on both sides. This also shows maturity in our regulatory eco-architecture for trade as we go along. I think this is also a very inclusive agreement because there's a lot of access for farmers also, Indian agriculture also in this premium market. It's a big agriculture market of $90 billion wherein we get very deep access in some of our key potential areas. Even marine food, our fisher folk are also going to benefit in a big way by seafood exports. We
Our exports will get a complete duty exemption in this market. Workers gain new employment opportunities because of opportunities in the labor-intensive sectors where duties up to 12% are now coming down to 0 as a part of this agreement. So I think it's quite an inclusive agreement which provides for our farmers, fishermen, workers, and even women entrepreneurs, youth, startups, and MSMEs. They also receive improved access to global value chains. Professionals also benefit with very enhanced and predictability mobility commitments and recognition opportunities. So all in all, it is a win-win proposition for both sides, with India, I think, taking a leap with this agreement in terms of the extent of market liberalization that we have negotiated and width of policy areas that we have negotiated as part of this CETA agreement. अयोध्या में राम मंदिर में चंदा चोरी मामले को लेकर के देश भर में मंदिर ट्रस्ट पर कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ में आध्यात्मिक गुरु स्वामी ज्ञानानंद से जब राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर के सवाल किया गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखो, इसके बारे में कुछ कहना अभी वर्तमान में उपयुक्त नहीं होगा। लक्ष्मी के सूत्र 4 हैं, धर्म अग्नि नरपचोर, जेठे के अपमान से 3 करत घर फोर। लक्ष्मी जी के 4 बेटे हैं, धर्म, अग्नि, राजा और चोर, और ये हर घर में रहते हैं। हर घर में आग रहती है, हर घर में राजा होना चाहता है, हर घर में शिशुपन में बचपन से ही चोरी करने की, भोजन करने की रुचि के अनुसार से कुछ माँ से, पिता से, परिवार से छिपा के निगल लेने की पद्धति जन्म से ही है, पर इसके लिए संस्कार दिए गए हैं। परद्रव्येषु दूसरे के धन को उठाना नहीं चाहिए, दूसरे के धन को छीनना नहीं चाहिए। ये कर्म हमारे हैं, इन कर्मों के अनुसार से ये शरीर प्राप्त होते हैं। इसलिए वृत्ति को वित्त में ना ले जाना धर्म है। व्रतम यतनेन संरक्षेत वित्तम में याति चा। वित्त तो जीवन में आता और जाता है। बोलिए, धन पैसा आने जाने वाला है, लेकिन अपनी वृत्ति नहीं चली जाए, अपनी वृत्ति बिगड़ नहीं जाए, अपनी आजीविका नहीं चली जाए, तो अपनी आजीविका को, अपनी वृत्ति प्रवृत्ति को संभालना पूरे विश्व के मानव का दायित्व कर्तव्य है। इसलिए उसका पालन करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार है और इस बीच बीजेपी नेता टीएमसी पर हमला बोलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री दिलीप घोष की बात करें तो उन्होंने टीएमसी को तमाम नेता जो इस वक्त टीएमसी पार्टी में मौजूद हैं सभी को भ्रष्टाचारी करार दिया है और कहा है कि तमाम नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है। नहीं, देखिए, ऐसे बहुत सारा टीएमसी के लीडर हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्त है और अनसोशल एक्टिविटी में लिप्त हैं। अभियोग कोई नहीं करता था, अभी अभियोग हो रहा है तो उसका इंक्वायरी भी हो रही है। पुलिस का काम है इसको जांच करना कि सही है कि गलत है। किसी का नाम पर भी आ सकता है कंप्लेन। और जो इतना सारा हादसा ऐसा घटना हुआ है, बंगाल को शर्मसार किया, ये सारी चीज़ों की इंक्वायरी होनी चाहिए। अभिषेक बंदोपाध्याय तो आज विधान कोर्ट में बोला कोर्ट में जाएंगे नहीं जाएंगे अभिषेक बनर्जी, ये खबर होता है? ये कोई खबर है क्या? कोर्ट ने बुलाया है तो जाके आपको शामिल होना चाहिए। इसके पहले भी वो गए हैं ईडी सीबीआई को। तो ये एक प्रक्रिया है। कोई उनके नाम पे कंप्लेन किया है, कुछ सबूत मिली है तो उसको पूछताछ करने का जिम्मेदारी जिसका है उसको सामना करना चाहिए।
बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कविंदर गुप्ता की, जिन्होंने आज वृक्षारोपण किया और साथ ही पर्यावरण को लेकर के एक बेहतरीन संदेश भी दिया है। बता दें कि वृक्षारोपण हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ पर वृक्षारोपण को लेकर के लगातार संदेश दिए जा रहे हैं। इस बीच हिमाचल प्रदेश के गवर्नर ने जो है वो पर्यावरण की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। देखिए, जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और इसका परिणाम हमने पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल प्रदेश में भी देखा है, तो इसलिए स्वाभाविक बात है कि हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए उस पर लगातार काम करना चाहिए। किसी एक दिन काम नहीं करना चाहिए और ख़ास करके जब बच्चों के साथ मिलकर के हम पेड़ लगाएंगे तो स्वाभाविक बात है कि उनके मन में भी इस प्रकार की भावना आएगी, तो वो प्रकृति के प्रति प्रेरित भी होंगे। तो मैं आज पीएम श्री जो हमारा केंद्रीय विद्यालय है यहाँ पर आकर के मौका मिला, इसमें हमारे मंत्री श्रीमान विक्रमादित्य जी भी हैं, तो सभी के प्रयास से स्कूल के प्रिंसिपल, यहाँ पर हमारे आर्मी ऑफिसर्स जो सभी आए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम को लेकर के एक जागृति अभियान चलाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक कार्यक्रम में पहुंचे और इस दौरान उन्होंने युवाओं की जमकर सराहना की और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों को सराहते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने 2014 के बाद प्रधानमंत्री बनने की जो जिम्मेदारी निभाई है, उसने जिस तरीके से युवाओं पर फोकस किया है, स्किल डेवलपमेंट का काम हो या फिर स्किल डेवलपमेंट का मंत्रालय गठित करना हो, इसकी वजह से कई सारे युवाओं को रोजगार मिला है और यह सब सिर्फ मोदी सरकार के कार्यकाल में हो सका है। उन्होंने पिछली सरकारों को भी जो है कई बातें सुनाने का कार्य किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। मित्रों, हम सबको याद रखना होगा कि भविष्य तभी साझा होता है जब अवसर साझा होते हैं और अवसर तब साझा होते हैं जब उस सोच की कोई सरकार हो और देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते हमें इस बात पर गौरव की अनुभूति होती है कि यो देश के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा युवा वर्क फोर्स हमारे पास है। और इस युवा फोर्स को अगर कोई मुझसे कहता है ये आपके लिए क्या चैलेंज नहीं है, मैं कहता हूं नहीं, यूपी की ये उपलब्धि है कि अपनी युवा शक्ति के बल पर ये हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। हाँ, इस स्केल को स्किलिंग के साथ जोड़ करके हम यूपी की इकोनॉमी को अब आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और आज उसके परिणाम हम सबके सामने आए हैं। मैं आभारी हूं आज के दिन पर प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने देश के अंदर पहली बार 2014 में आने के बाद स्किल डेवलपमेंट का एक मंत्रालय गठित किया और राज्यों को भी स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रेरित किया। उससे पहले लोग इसको केवल सीमित कर देते थे, एक औपचारिकता रह जाती थी। स्किल डेवलपमेंट विभाग खुलने के बाद या मंत्रालय गठित होने के बाद उसने जो प्रगति की, अभी मैं उसके कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। एक, जो मैंने कहा कि साझा भविष्य तब होता है जब उस प्रकार की सरकार भी होती है, उस सोच की सरकार होती है। – 2017 आप में से जितने युवा हैं तब आप अपने मां बाप के साथ बच्चे रहे होंगे, यानी 10 वर्ष पहले। स्वाभाविक रूप से मां बाप के ऊपर पूरी तरह आश्रित, न वर्तमान की चिंता न भविष्य की चिंता। और हर मां बाप अपने बच्चे को किसी भी अपशकुन से बचाती है, लेकिन दुर्भाग्य से 2017 के पहले
तत्कालीन राज्य सरकार ही प्रदेश की सबसे बड़ी अपशकुन बन चुकी थी। युवाओं के लिए शिक्षा चौपट थी, कौशल विकास की कोई व्यवस्था नहीं थी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ युवाओं को जोड़ने के लिए कोई भी प्रयास नहीं थे। स्कूली शिक्षा हो या कोई भी अभियान, ये सभी नदारद थे। असुरक्षा का वातावरण था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। युवा के सामने पहचान का संकट था। अगर किसी ने कोई डिग्री ले ही ली, कहीं से कोई जा करके प्रयास करके कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट प्राप्त कर भी दिया तो यूपी के अंदर तो काम नहीं था, यूपी के बाहर जाता था तो यूपी के नाम पे लोग वैसे चिढ़ते थे, इसलिए यूपी के बाहर कोई सम्मान भी नहीं था। ये पहचान का संकट था। सरकारी नौकरी पर एक खानदान का अधिकार था। या तो नौकरी निकलती नहीं थी, नौकरी निकल गई तो चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए भी निकल पड़ती थी और बिना पैसे के कुछ काम होता नहीं था। न्यायालय को स्टे करना होता था। उत्तर प्रदेश धीरे धीरे करके बीमारू राज्य होता गया। यानी प्रकृति और परमात्मा के असीम कृपा का प्रदेश। याद करिए जो मैं कह रहा हूं, प्रकृति और परमात्मा का सबसे उर्वरा भूमि हमारे पास। मां गंगा, मां यमुना, मां सरयू, मां गोमती, राप्ती, नारायणी, ये सब नदियां यूपी के पास। पर्याप्त जल संसाधन दुनिया के अंदर किसी के पास नहीं। ये प्रकृति की कृपा है। और परमात्मा, अयोध्या यहां, काशी यहां, मथुरा वृंदावन यहां, नेमी सारण्य यहां। भारत में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के लगातार बातें हो रही हैं, लेकिन जब भी वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा होती है, विपक्ष इसके खिलाफ जो है वो खड़ा हो जाता है। और विपक्ष के कर रहे इस हंगामे पर अब बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी, जो कि उत्तर प्रदेश से भाजपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमला बोला है और कहा है कि विपक्ष के पास अब सिर्फ एक ही काम होता है, किसी भी मुद्दे पर हंगामा करना, आंदोलन करना। विपक्ष आजकल हर चीज का विरोध करना शुरू किया है। उसका क्या लाभ है देश को, क्या हानि है देश को, इसके बारे में चिंता नहीं करता है। और वन नेशन वन इलेक्शन मुझे लगता है कि देश के लिए बहुत ही आवश्यक है। अभी जेपीसी आई है, जेपीसी निर्णय करेगी, उसके बाद उसका निर्णय होगा। टीएमसी के बागी सांसदों को लेकर के लगातार नेता अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस बीच अगर आरजेडी नेता मनोज कुमार झा की बात करें तो उन्होंने भी टीएमसी के बागी नेताओं पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आप रेबल क्यों कह रहे हैं इनको? रेबल विद अ कॉज और रेबल विदाउट अ कॉज, रेबल विदाउट राइम एंड रीजन। ये 4 तारीख को आया था ना फैसला। उससे पूर्व तो रेबेलियन के कोई लक्षण नहीं थे। तो ये तथाकथित चाणक्य महोदय की मैनेजमेंट से निकले हुए लोग हैं। इनको जगह कैसे नहीं मिलेगी भाई? इनको तो अगर बाकी फ्लोर अगर ऐसे है तो इनको थोड़ा ऊंचा करके जगह देना चाहिए ना। यही नई परंपरा है। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए नेशनल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।